मैं बता रहा हूं, सुनिए जरा। हाँ भाई, नेक्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। इस बायोमोलिक्यूल्स में टोटल 6 टॉपिक है। कौन कौन से हैं? विटामिन्स, सेकंड एंजाइम्स, थर्ड न्यूक्लिक एसिड, फोर्थ प्रोटीन, फिफ्थ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, और लास्ट है 6 हार्मोन्स। अब जरा ध्यान देना, देखो ये नॉर्मल जो चैप्टर है इसमें 6 टॉपिक हैं जो हमें स्टडी करनी थी, लेकिन जो रिसेंटली सिलेबस आया है उस सिलेबस में आपको क्या किया है, एक तो ये हार्मोन्स, विटामिन्स और एंजाइम्स ये पूरी तरीके से हटा दिए गए। इसके बाद ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हैं, न्यूक्लिक एसिड भी और प्रोटीन भी। ये दोनों टॉपिक पूरे हैं, इनमें कोई डिलीट नहीं किया, कोई टॉपिक नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स में लास्ट वाला पोर्शन डिलीट किया है। इसमें हमारे कोर्स में क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का, और ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। कार्बोहाइड्रेट का कुछ पोर्शन जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो कोर्स से हटा दिए गए। तो यानी कि अब हमारे कोर्स में मेनली 3 टॉपिक हैं। जो नोट्स हैं ये पूरे चैप्टर के हैं। हमारे कोर्स में 3 टॉपिक हैं, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का हाफ पार्ट है, आधा है आधा नहीं है, ये ध्यान देना। अब इन टॉपिक में अगर हम स्टडी करते हैं तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। इन टॉपिक में जो 6 टॉपिक हैं, अगर मैं नॉर्मली हम 6 टॉपिक की भी स्टडी करते तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहता कि इस चैप्टर में जो 100% प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रोटीन से। 100% प्रॉब्लम आएगी प्रोटीन से। उसके बाद कभी कभी कार्बोहाइड्रेट से या बाकी किसी पार्ट से प्रॉब्लम आ जाती है। 100% प्रोटीन से प्रॉब्लम आएगी, ये बात ध्यान रखना। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोटीन है, ये हमें ध्यान रखना है। अब क्योंकि टॉपिक ही 3 है, न्यूक्लिक एसिड 1 दिन का टॉपिक है और कार्बोहाइड्रेट्स भी 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन ले लेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो मैं टॉपिक आपको बता दिए, ये आउट ऑफ कोर्स है। ये तीनों टॉपिक अब आपके कोर्स में नहीं है। वैसे 1 दिन के थे, अगर ये तीनों होते भी तो 1 दिन की थ्योरी थी और कुछ नहीं। फिलहाल मैं प्रोटीन स्टार्ट कर रहा हूं। करें भाई स्टार्ट। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? मैंने कहा बैच में नहीं कराऊंगा, बैच ही चल रहा है हमारा, ये ध्यान देना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। प्रोटीन साथ साथ याद करेंगे और सही तरीके से हम इसे समझेंगे। यही याद करा दूंगा मोस्टली, अगर आप ध्यान से सुनोगे यही याद हो जाएगा बैच में ही। प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? ध्यान देना बच्चों। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज ए पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। इट इज पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। बस याद हो गया। अगर एक लाइन कोई हमसे पूछे, राइट है शॉर्ट नोट्स ऑन प्रोटीन, इट इज ए पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ये अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर्स है। फिर आगे बढ़े थोड़ा सा। अगर कोई हमसे इसकी बायोलॉजिकल डिफाइन पूछे या यूज पूछे, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बॉडी में, उन्हें हम प्रोटीन्स कहते हैं। और इसकी प्रॉपर डिफाइन है, इट इज ए पॉलीमर्स ऑफ
अल्फा एमिनो एसिड्स। एक बार सोचिए, याद हो जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बॉडी में, उसे प्रोटीन कहते हैं, और इट इज ए पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। अगर प्रोटीन पे शॉर्ट नोट्स आ जाए, ये हमें लिखना है। अभी मुताहिर ज्यादा जल्दी मत कीजिए, जितना बताया जा रहा है, जब मैं आपसे कहूं कुछ भी पूछना हो पूछ लेना। अभी ध्यान दो थोड़ा सा, डिफाइन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। डिफाइन में कोई डाउट हो तो बताइए। अब ये अल्फा एमिनो एसिड क्या है, अभी मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। ये चैप्टर अप्रोक्सीमेट लास्ट ईयर में 4 का था, अब हो सकता है 5 का आ जाए, क्योंकि आपके 3-4 चैप्टर हटे हैं, तो 1-1, 2-2 नंबर हर चैप्टर में जुड़ेगा, तो ये हो सकता है 5 नंबर का आपको आ जाए, 5 मार्क्स में ये आ सकता है। हाँ भाई, समझ में आ गया प्रोटीन क्या है? आकाश चौधरी। Yes, sir. हाँ, डिफाइन द प्रोटीन्स। It is polymer of alpha amino acid. हाँ, क्या वर्क है इसका बॉडी में, क्या करता है प्रोटीन हमारी बॉडी में? अच्छी बात नहीं है, हम म्यूट हो गए। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। अब सुनिए भाई जरा, ये ऊपर वाली कंडीशन लिख ली होगी सबने। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं प्रोटीन। अब प्रोटीन को मैं यही छोड़ देता हूं, क्योंकि जब तक हमें अल्फा एमिनो एसिड नहीं पता, इतने हम प्रोटीन नहीं बता सकते। तो अब हम शुरू करते हैं एमिनो एसिड, और एमिनो में भी अल्फा एमिनो एसिड। देखिए, अब हम प्रोटीन से अलग जा रहे हैं। हमें पढ़ना था प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन इज ए पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। जब तक हमें अल्फा एमिनो एसिड का नहीं पता, हम प्रोटीन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। तो हम बात करते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स। ये अल्फा एमिनो एसिड किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए भाई। देखिए, आप सबने पढ़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक का टॉपिक है। कार्बोक्सिलिक एसिड वे कंपाउंड जिनमें COH ग्रुप होता है, इन्हें कार्बोक्सिलिक कहते हैं। और इनके साथ ये कार्बन चेन है मान लीजिए, और इस कार्बन चेन में अल्फा बीटा पोजीशन आप जानते हो। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और इस कार्बन से लिंक है, इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। और फिर नेक्स्ट कार्बन को बीटा, फिर गामा, और फिर डेल्टा। ये आपको पता है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। अब कंडीशन समझिए जरा क्या है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन पर एमिनो ग्रुप आ जाए, एमिनो नेमिंग में कहते हैं NH2 को, अगर इसकी अल्फा पोजीशन पर एमिनो ग्रुप आ जाए तो दिस इज नोन एज अल्फा एमिनो एसिड। तो अल्फा एमिनो एसिड का मतलब क्या है? तो एमिनो एसिड समझिए पहले। तो एमिनो एसिड वे कंपाउंड जिनमें एमिनो और एसिड दोनों ग्रुप एक साथ हो। एमिनो एसिड का मतलब क्या है? जब NH2 एंड एसिड दोनों ग्रुप एक साथ हो, उस कंपाउंड को हम एमिनो एसिड कहते हैं। और अगर NH2 ग्रुप COH के अल्फा पर हो तो उसे अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं, इसे अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। अगर आप चाहो तो नोट्स में रीडिंग कर लें इसकी, ध्यान देना। कहाँ है ये, किस पेज पर है? पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पर बीच में एमिनो प्रोटीन शुरू हो रहा है, पेज नंबर 5 से। प्रोटीन आर required for growth and maintenance of body. All proteins are polymers of alpha amino acid. अब एमिनो एसिड क्या है, पेज नंबर 5 से हम शुरू कर रहे हैं। एमिनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एमिनो एसिड। जिसमें NH2 और एसिड दोनों ग्रुप हो उसे एमिनो एसिड कहते हैं। अब ये ग्रुप कहाँ होते हैं? ये ग्रुप अल्फा बीटा गामा कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है? हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड कौन सा है? वे कंपाउंड, वे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एमिनो ग्रुप अल्फा पे लिंक हो उसे अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। तो एक बार नीचे पढ़ लें। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ एमिनो ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप,
the amino acid can be classified as alpha, beta, gamma, delta and so on. Only alpha amino acid are obtained on hydrolysis of protein. प्रोटीन से हमें केवल अल्फा अमीनो एसिड मिलते हैं, यानी कि प्रोटीन से सिर्फ हम अल्फा अमीनो एसिड मिलते हैं, तो इसका मतलब प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड से बना है। अब जरा इसकी मैं स्ट्रक्चर बताऊं कैसे बनेगा। देखो, ये एसिड है और ये किस कार्बन से अटैच है, ये अल्फा है, और इस पे NH2 है, तो ये अल्फा एमिनो एसिड है। अब वैलेंसी पूरी करें तो आगे मैं एक R लिख देता हूं, इसको सारी चेन को R, और यहां वैलेंसी पूरी करें तो एक H। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तो अल्फा एमिनो एसिड को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करते हैं, कोई भी अल्फा एमिनो एसिड हो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, RCH NH2COH। ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पर अमीनो ग्रुप है एमिनो एसिड्स। अब बात करते हैं इसकी नोमेनक्लेचर की। तो अमीनो एसिड समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर की। जब हम इसके नोमेनक्लेचर नेमिंग की बात करते हैं तो नेमिंग में नेमिंग ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, याद रखना आपको, हमेशा जब भी नेमिंग करेंगे हमेशा हम कॉमन नेम यूज करेंगे, कभी भी किसी एमिनो एसिड का IUPAC नेम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ कॉमन नेम। और ध्यान दीजिए, अब मैं कुछ नेम बोलता हूं, इनमें याद रखना सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड ग्लाइसिन है, सबसे सिंपलेस्ट ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन में क्या होता है, बस ये R बदलेगा सारे अमीनो एसिड में और कुछ नहीं, ये फिक्स रहेगा। इधर वाला पार्ट फिक्स है, सिर्फ R चेंज होगा, ये R चेंज होगा, ये हमें याद रखना। और इस R की जगह हम क्या लेंगे, ग्लाइसिन में यहां H आ जाता है, इस R की जगह H आ जाता है, H आ जाए तो ग्लाइसिन होता है CH2NH2COOH, ये ग्लाइसिन है। दूसरा एमिनो एसिड जो हमें याद हो बाई स्ट्रक्चर वो है एलानीन। देखो, कोई भी बच्चा IUPAC नेम यूज नहीं करेगा, ओनली फॉर कॉमन नेम्स, केवल कॉमन नेम यूज होते हैं। आप सुनिए, एलानीन में क्या होता है, इस R की जगह CH3 आ जाता है, तो R की जगह अगर हम CH3 लिख दें तो दिस इज नोन एज एलानीन। तो ये है इनका नेमिंग। बोलो समझ में आया नेमिंग? तो नेमिंग हमें लर्न करना है और सिर्फ 2 अमीनो एसिड विद स्ट्रक्चर याद रखने हैं, बाकी नहीं करने, कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड में नहीं आता। तो ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड और उसके बाद एलानीन, बाकी और भी हैं, वैलिन, हिस्टाडीन, एस्पार्टिक एसिड, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं हमें सिर्फ ग्लाइसिन और एलानीन याद करना है। बोलो भाई किसी बच्चे को डाउट हो? अब बात करते हैं नेमिंग। नेमिंग में हम सिर्फ कॉमन नेम यूज करते हैं। अब आता है सिंबल। सिंबल जब भी कभी हम अमीनो एसिड का लिखते हैं तो उसके नेम के स्टार्टिंग के 3 लेटर, इसके 3 लेटर है स्टार्टिंग के GLY या पहला लेटर यूज करते हैं, ये सिंबल है उसका। एलानीन का सिंबल लिखना हो तो ALA या AB लिख सकते हो। तो ध्यान दीजिए, सिंबल कैसे लिखते हैं, नेम के स्टार्टिंग के 3 लेटर या एक सिंगल लेटर उसके सिंबल में यूज किया जाता है। तो जैसे भी मैंने आपको बताया, नेमिंग ऑफ अल्फा अमीनो एसिड हम कैसे करेंगे, नेमिंग ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, तो आपको बताया अमीनो एसिड की नेमिंग हम करेंगे कॉमन नेम। सिंबल में क्या रखेंगे, सिंबल में हम रखेंगे हमेशा उसके नेम के स्टार्टिंग के 3 लेटर या सिर्फ पहला लेटर, या तो 3 लेटर या पहला लेटर, ये आपको ध्यान रखना है। और ग्लाइसिन का कोई हमसे फॉर्मूला पूछे तो पता हो CH2NH2COH और एलानीन का CH3CHNH2COH। अब यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है वो सुनिए जरा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है आपसे, एक ऐसा एमिनो एसिड बताइए जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, क्योंकि जितने भी एमिनो एसिड होंगे उनमें ये कार्बन आप देख सकते हो, ये कार्बन किराल आएगा, ये कार्बन किराल होगा, आप देख सकते हो। इस पर चारों ग्रुप अलग हैं, इस पर चारों ग्रुप अलग हैं,
तो ये कार्बन हमेशा किराल होगा, सिर्फ एक को छोड़कर ग्लाइसिन को। ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है प्रॉब्लम, ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड, तो आप बोलोगे ग्लाइसिन। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये याद रखना, इनएक्टिव। बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, याद रखना। ये मेंस में भी कई बार आ चुकी कि एक एमिनो एसिड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो याद रखना ग्लाइसिन। बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव है। तो बोलिए कोई प्रॉब्लम हो तो। देखिए मैंने अभी तक आपको क्या बताया, क्योंकि अभी मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा, किसी बच्चे को कोई डाउट हो यहां तक। मैंने आपको बताया प्रोटीन, प्रोटीन इज ए पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स और इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। बॉडी जो ग्रोथ करती है या मेंटेनेंस होता है तो वो प्रोटीन की वजह से। इसके बाद एमिनो एसिड क्या है, जिसमें एमिनो और एसिड दोनों ग्रुप हो। और इसको रिप्रेजेंट फॉर्मूले में हम ऐसे करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड ग्लाइसिन है और उसके बाद एलानिन और बहुत सारे एमिनो एसिड्स हैं, ये ध्यान रखना। अब ये आपको बता दिया, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड ग्लाइसिन और बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव। ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब नेक्स्ट सुनिए जरा, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। मैंने कहा प्रोटीन नहीं पढ़ रहे हैं हम, एमिनो एसिड पर नहीं है अभी हम, एमिनो एसिड पूरी डिटेल में आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। जब अल्फा एमिनो एसिड को हम क्लासिफाई करते हैं तो हम इसके दो क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं। एक तो करते हैं नेचर के बेस पर। तो पहला क्लासिफिकेशन होता है इसका एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल एमिनो एसिड। एमिनो एसिड समझना जरा, ये है क्या? ये एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल एमिनो एसिड। रिधि मित्तल ग्लाइसिन में आपको बताया, यहां देखो एक बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी, इसमें किराल कार्बन नहीं है। बोलो, इसमें दो वैलेंसी सेम है, किराल कार्बन नहीं है। रिधि मित्तल कार्बन किराल नहीं है, बोलो समझ में आया है नहीं? इस वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चलिए भाई, मैं बात कर रहा था एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एमिनो एसिड की। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एमिनो एसिड किसे कहते हैं? और ये ध्यान देना भाई, आप में से कुछ बच्चे जो कॉम्पिटिटिव पढ़ते हैं उन्हें जितना बताऊंगा इस चैप्टर में, बस एक दो रिएक्शन तो कहीं एक्स्ट्रा मिल सकती है, वरना जरूरत नहीं है। यहां तक कि एडवांस में भी इन्हें इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी जो मैं कराऊंगा। एक या दो रिएक्शन और एक्स्ट्रा हैं जो कोर्स में ये नहीं है, तो इस वजह से लिखी हुई नहीं है नोट्स में बस, वरना मोस्टली टॉपिक सारे वही हैं और पूरी डिटेल है, समझना जरा। तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एमिनो एसिड किसे कहते हैं? देखिए एमिनो एसिड मैंने बताया, एमिनो एसिड को हम सिंपल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल फॉर्म में आप सबने पढ़ा है, जैसे ऑर्गेनिक हम पढ़ रहे हैं, तो दीज आर एसिडिक ग्रुप और ये बेसिक ग्रुप। NH2 बेसिक है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और ये एसिडिक है, इसमें HN है। तो इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप हैं, लेकिन ये जो R होता है, ये R सिर्फ एल्काइल ग्रुप नहीं होता, इस R के अंदर भी कभी कभी एसिड ग्रुप आ सकता है। अगर इसमें एसिड ग्रुप आ जाए तो आपको पता है इस R के अंदर एसिड आ जाए, आपको R का मतलब मिथाइल नहीं है, फिर इनके बहुत सारे, हाँ भाई, इसकी बहुत सारी फॉर्म है, यहां इसकी बहुत सारी फॉर्म है, एनसीईआरटी में भी दे रखी है, हमें नहीं है जरूरत, इस वजह से नहीं, बस डायरेक्ट समझिए। इस R के अंदर अगर एसिड ग्रुप आ जाए तो एसिड ग्रुप कितने हो जाएंगे? इस R के अंदर अगर एसिड ग्रुप आ जाए तो दो एसिड हो जाएंगे और बेस एक हो जाएगा।
तो वे ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ऐसे को कहेंगे एसिडिक एमिनो एसिड। तो डिफाइन भी यही है, एक ऐसा एमिनो एसिड विच कंटेन 2 एसिड ग्रुप एंड 1 NH2 ग्रुप, तो उसे एसिडिक एमिनो एसिड कहते हैं। बोलो याद हो गया, क्या डिफाइन है बोलो? एमिनो एसिड कंटेन 2 एसिड ग्रुप एंड 1 एमिनो ग्रुप, दीज आर नोन एज एसिडिक एमिनो एसिड। एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, ये इसके कुछ एग्जाम, ग्लूटामिक एसिड, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है, वो लर्न करने पड़ेंगे। अब आइए बेसिक एमिनो एसिड किसे कहते हैं? अगर इस R में एक और NH2 आ जाए, अगर इस R में एक और NH2 आ जाए, R के अंदर, R एक लॉन्ग चेन रिंग कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन स्ट्रक्चर पे हमें नहीं जाना, तो NH2 कितने हो जाएंगे? 2। तो यहां 1 एसिड ग्रुप होगा और 2 NH2 ग्रुप होंगे, 2 NH2 ग्रुप होंगे, और इसको अब हम नाम देंगे बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड किसे कहा? जिसमें 1 एसिड और 2 NH2 ग्रुप हो, उसे बेसिक एमिनो एसिड कहते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल आते हैं लाइक हिस्टाडीन वगैरह, इसके एग्जाम्पल है। हिस्टाडीन लिखे हुए पढ़ लेना वो एग्जाम्पल। नेक्स्ट है न्यूट्रल एमिनो एसिड। अगर एक NH2 और एक एसिड हो, 1 COH हो और 1 NH2 हो, तो ऐसे कंपाउंड को न्यूट्रल एमिनो एसिड कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ग्लाइसिन एलानिन, अभी पढ़ा आपने, उसमें एक एसिड और एक NH2 था। तो वे कंपाउंड देखो, याद हो गया डिफाइन, वे कंपाउंड जिनमें 2 एसिड और एक NH2 है एसिडिक एमिनो एसिड, जिसमें एक एसिड 2 NH2 है बेसिक एमिनो एसिड, जिसमें एक एसिड एक NH2 है, दीज आर नोन एज न्यूट्रल एमिनो एसिड। एक एक एग्जाम्पल लिखना चाहती हूं, तो क्योंकि 2 मिनट अभी ये बोर्ड पे रहेगा तो याद हो जाता है बोर्ड से ही काफी कुछ, वो ध्यान दीजिए। अगर मैं इनका एक एक एग्जाम्पल लिख दूं तो है क्या, सुनिए जरा। अल्फा एमिनो एसिड न्यूट्रल का तो हो गया, आपको बताया है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इसका एग्जाम्पल तो है ग्लाइसिन। इसका एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड, इसका एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। अच्छा, दूसरा है इसका है लाइसिन हिस्टिडीन, बोलो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अभी लिखा रहेगा ये। अच्छा, अब दूसरा क्लासिफिकेशन, बोलिए कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को कोई डाउट हो, रेज योर हैंड। मैंने कहा मैं स्ट्रक्चर पे नहीं ले जा रहा, एनसीईआरटी में दे रखी है, नहीं आएगी पेपर में, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टीचर को पता है वे 20 एमिनो एसिड है, उनकी स्ट्रक्चर याद आसानी से नहीं होती, स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं, बस डिफाइन डायरेक्ट और विद एग्जांपल याद कर लेना। चलिए दूसरा क्लासिफिकेशन, हाँ भाई, दूसरा क्लासिफिकेशन essential and non-essential amino acid। essential and non-essential amino acid, essential and non-essential amino acid। अब जरा ध्यान देना जो बोलता हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% चांस है पेपर में आ जाए, 100% चांस है पेपर में आ जाए, बहुत मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है, डिफाइन बहुत आसान है। सुनिए भाई जरा, हमारी बॉडी में प्रोटीन है, एनिमल की प्लांट की दोनों की बॉडी में प्रोटीन है, प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से, कौन बनाता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है बॉडी के अंदर, आरएनए बॉडी में प्रोटीन बनाता है, तो किससे बनाता है? एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, प्रोटीन बनती है। अब जो प्रोटीन बनती है तो एमिनो एसिड से, तो टोटल बॉडी में 20 एमिनो एसिड होते हैं जिनसे प्रोटीन बनती है,
उन 20 एमिनो एसिड से जो प्रोटीन बनती है उनमें से 10 बॉडी में पहले से होते हैं, उन्हें नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं, और 10 हमारी बॉडी में कभी बनते ही नहीं, हमारी बॉडी में बनते ही नहीं, उन्हें हमें रेगुलर डाइट से लेना पड़ता है, वो एसेंशियल एमिनो एसिड है। तो मतलब बहुत आसान सा डिफाइन है, वे एमिनो एसिड जो बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, हमें डाइट में लेने की जरूरत नहीं है, वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। और वे एमिनो एसिड जो बॉडी में नहीं बनते, उन्हें रेगुलर डाइट में लेना पड़ेगा, उन्हें एसेंशियल एमिनो एसिड। भाई एसेंशियल मीन्स है आवश्यक, जरूरत। किस चीज की हमें जरूरत है? जो चीज हमारे पास नहीं है। तो 20 एमिनो एसिड में टोटल 20 एमिनो एसिड है जो प्रोटीन बनाने में यूज होते हैं। 20 एमिनो एसिड है जो प्रोटीन बनाने में यूज होते हैं, उनमें से 10 हमारी बॉडी में बन जाते हैं, खुद बन जाते हैं, और 10 क्या होता है? 10 हमें डाइट में लेने पड़ते हैं। तो जो हमें डाइट में लेने पड़ते हैं उन्हें एसेंशियल एमिनो एसिड, और जो डाइट में नहीं लेने पड़ते उन्हें नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, यानी कि जो बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं। खुशी सहरावत, वो बायो में पढ़ा हो तो देखो, मैं कहता नहीं 23, वैसे मेरे यही ध्यान है 20 होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है एक दो इनकी कंबाइन फॉर्म से कुछ और बन जाता हो, क्योंकि उतनी ज्यादा डिटेल नहीं है। देखो मैं दोबारा से बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, मैंने जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे ध्यान है कि 20 होते हैं, और 20 में से, और कंफर्म कल बता दूंगा मैं बायो वाले टीचर से ही बात करके, जो नीट वगैरह को पढ़ा रहे हैं हमारे पास मैडम है, उनसे बात कर लेंगे। चलिए कोई नहीं, फिलहाल सुनिए जरा। जो एमिनो एसिड बॉडी में बन जाते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, उन्हें डाइट में लेने की जरूरत नहीं, उन्हें नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड का एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, एलानिन। ग्लाइसिन और एलानिन, इनके एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए भाई। और एमिनो एसिड जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते उन्हें एसेंशियल कहते हैं, लाइक हिस्टिडीन, और वेलिन। जो बॉडी में बन जाएं, जो सिंथेसाइज हो जाएं, उन्हें नॉन इसेंशियल डाइट में लेने की जरूरत नहीं है, और जो बॉडी में ना बने उन्हें एसेंशियल एमिनो एसिड्स। किसी बच्चे को कोई डाउट हो यहां तक प्रॉब्लम पूछ सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट बोला, ये याद रखना। हाँ निमिष मित्तल। सर सेमी एसेंशियल भी है इसमें, मतलब केमिस्ट्री में? नहीं, बस एसेंशियल नॉन एसेंशियल। अच्छा, या तो बॉडी में बनेंगे या नहीं बनेंगे, बस सीधा सा है। नहीं सर बायो में है ना वो नहीं नहीं आर्जिनिन। नहीं, इतनी ज्यादा भी नहीं है फिर यहाँ। ठीक है। मैंने बताया ना, हमें यहाँ देखो, हम प्रोटीन के बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, अगर आप इंसुलिन पढ़ने लगो, हार्मोन्स पढ़ने लगो, सब प्रोटीन ही है ये। लेकिन उनकी फिर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बीच में कंडीशन आएंगी, वहां नहीं जाना हमें एक बेसिक चीज है कि प्रोटीन है क्या, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस वगैरह अगर उसकी कराएं तो क्या होगा, वो कंडीशन हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। हम पर्टिकुलर ये नहीं पढ़ते कि इंसुलिन है तो वो कैसा है। अगर मान लीजिए हम पोरफायरिन पढ़ रहे हैं तो वो, या हीम प्रोटीन पढ़ रहे हैं वो कैसी है, तो अलग अलग प्रोटीन पे नहीं है, वो स्पेशलाइज किया जाता है प्रोटीन को कि फिर कब कहां कौन सी है, ये ध्यान देना। बोलिए भाई किसी बच्चे को प्रॉब्लम? ईसा सिंगल, रेज योर हैंड। ईसा सिंगल। ईसा सिंगल।
वॉइस नहीं आ रही क्या? चलिए कोई बात नहीं, ये ध्यान देना, इस सिंगल ने पूछा है एस्पार्टिक एसिड, हिस्टिडीन वगैरह ऑप्टिकली इनएक्टिव है या नहीं। तो मेरी बात सुनिए, ग्लाइसिन के अलावा बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव है। एक ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बस ये याद रखना। सिर्फ ग्लाइसिन अकेला ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि उसमें किराल कार्बन नहीं है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड। अभी एमिनो एसिड प्रोटीन नहीं पढ़ रहे, याद रखना, प्रोटीन तो बाद में चलेगा, पहले एमिनो एसिड को क्लियर समझे। प्रोटीन बाद में आएगा, और साथ साथ याद करते रहना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे। हाँ भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड की प्रॉपर्टी, सबसे पहला कंडीशन, हाँ भाई, अल्फा एमिनो एसिड के हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। आप सबको पता है क्यों है, जरा देखिए। इसमें क्या है, इसमें दो ऐसे ग्रुप हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इसमें ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, HN से जुड़ा है दूसरी यूनिट से हाइड्रोजन बॉन्ड, और एसिड भी बना सकता है। ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इस वजह से हम क्या कहते हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हैं। ये ध्यान रखना, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ये ध्यान देना। दूसरी कंडीशन, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हैं क्योंकि ये वाटर से H बॉन्ड बना सकते हैं। सेकंड, दे बिहेव एज ए सॉल्ट, ये एज ए सॉल्ट बिहेव करते हैं, ये सॉल्ट के तरीके से बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दे कंटेन एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप, इनमें एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप है, तो ये सॉल्ट के तरीके से बिहेव करते हैं। इनमें एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप हैं, इस वजह से दे बिहेव एज ए सॉल्ट, ये ध्यान रखना। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई है। ये दूसरी कंडीशन, ये सॉल्ट के तरीके से बिहेव करते हैं क्योंकि इनमें एसिड और बेस दोनों ग्रुप है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% चांस है यहां से प्रॉब्लम पूछी जाए आपसे। इन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, जरा देखो भाई। इन एक्वस सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझिए क्या होगा। आप सब जानते हो एमिनो एसिड में एसिड ग्रुप है, एसिड को जब वाटर में मिलाते हैं वो H लॉस करता है, तो क्या होता है, सुनना जरा। ये एमिनो एसिड है, इन एमिनो एसिड को जब हम वाटर में मिलाते हैं, इन वाटर, क्या होता है, ये H अलग हट जाता है, एसिड H हटा देता है, तो ये बना देता है COO निगेटिव। और जो ये NH2 है, आपने पढ़ा है NH2 क्या करता है, वाटर से प्रोटॉन लेता है, तो ये तो प्रोटॉन दे देता है वाटर को, और ये वाटर से प्रोटॉन लेकर NH3 पॉजिटिव बना देता है। तो यानी कि एक ऐसा आयंस बनता है वाटर में जिसमें दोनों आयंस एक साथ है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों पोल्स एक साथ हैं। नॉर्मली हम जब भी कोई आयंस पढ़ते हैं उसमें या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या उसमें निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन यहां दोनों चार्ज एक साथ हैं, यहां दोनों चार्ज एक साथ हैं, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। अब क्योंकि यहां पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक साथ हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन, डाइपोलर आयन या ज्विटर आयन या ज्विटर आयन। तो शॉर्ट नोट्स आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म से, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन ज्विटर आयन। क्या लिखेंगे, सुनिए जरा। एमिनो एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, एमिनो एसिड में क्या होगा, कार्बोक्सिल एसिड लॉस प्रोटॉन एंड एमिनो ग्रुप एक्सेप्ट दैट प्रोटॉन टू गिव ए डाइपोलर आयन विच इज नोन एज ज्विटर आयन। आपसे कहा जा सकता है ग्लाइसिन का ज्विटर आयन बनाइए। चलिए एक दो बच्चा बताना चाह रहा है वही इनमें से,
ये कह रहे हैं कि हमसे प्रॉब्लम ही नहीं पूछी। हाँ, एड विट। यस सर। हाँ, ये बताइए मुझे ग्लाइसिन का ज्विटर आयन बनाना है, मुझे इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा? दोबारा प्रॉब्लम सुनिए। मुझे ग्लाइसिन का ज्विटर आयन बनाना है, ये ज्विटर आयन है, ये ग्लाइसिन का बनाना है, क्या करना पड़ेगा? थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है अभी। अभी देखिए, एक मिनट सुनिए। मैंने कहा ग्लाइसिन क्या था? ग्लाइसिन था CH2COOH NH2, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड था या नहीं? यस सर। तो ये बताइए क्या करेंगे, बोलो। इस एसिड का ज्विटर आयन बनाना है। हाइड्रेट शिफ्ट कर देंगे सर, हाइड्रेट शिफ्ट करके H को उधर ले जाएंगे। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो ये R नहीं लिखेंगे, बल्कि R की जगह H होगा, बस यही तो है, और तो कुछ नहीं होगा। यस सर। ये कहना चाह रहा था। तो पेपर में ऐसे लिखा हुआ आता है कि ग्लाइसिन का ज्विटर आयन बनाइए, तो आप R नहीं लिखेंगे बल्कि ग्लाइसिन बनाओगे। बस यही सर कंफ्यूजन थी, हाइड्रेट शिफ्ट करो डायरेक्ट कर दो, बस हो गया। करना है ऐसे ही। अगर आपसे कहा जाता है एलानीन का ज्विटर आयन बनाइए, तो यहाँ हमें CH3 लेना था, क्योंकि पेपर में ऐसा आ रहा है। बस ये ध्यान रखना। सिर्फ दो का पूछा जाता है, या तो ग्लाइसिन का या एलानीन का। यस सर। ये ध्यान देना है। चलिए, ठीक है भाई। ओके सर। हाँ भाई। अपूर्वा पुंडीर। यस सर। चलिए, अब जरा 1 मिनट, एक दो प्रॉब्लम का आंसर बताना, वैसे ही है जो आपने पहले पढ़ी है। ये बताइए, अगर मैं एक कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड लगा दूं, और इसमें हम कोई आयनिक कंपाउंड बने NaCl, इसकी मेल्ट स्टेट हमने यहां ली। एक तरफ हमने कैथोड लिया है और एक तरफ एनोड। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। हाँ, अब अपूर्व आप ध्यान दीजिए जरा। ये कैथोड है, ये एनोड है, और NaCl का हमने सॉल्यूशन भरा है। अगर हम इसमें करंट पास करें, इलेक्ट्रोड, कौन सा आयंस किस इलेक्ट्रोड पे जाएगा? अपूर्वा। यस सर। मैंने कहा है ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें कैथोड निगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। इसमें हमने Cl एनोड के पास जाएगा सर, और सोडियम कैथोड के पास। चलिए, Cl है एनायन, एनायन जाता है एनोड पे, ये आपने सही बताया, और कैटायन जाता है कैथोड पे। सही है, बोलो। हाँ भाई। यस सर। अब एक बात बताना, अगर मैं इसे एसिडिक मीडियम में लूं, एसिडिक मीडियम में एच आयन की एक्सिस होगी, एच आयन इसमें कहाँ जुड़ सकता है? ज्विटर आयन में देख के बोलिए। CO नेगेटिव के पास। यहां जुड़ जाएगा। अब ये क्या बनाएगा? यहां तो ये एच आयन जुड़ गया, अब क्या बचा ये बोलो। ये N पे पॉजिटिव था, क्या बचा ये बोलो। ये नहीं पता क्या बचा ये। कार्बोक्सिलिक एसिड बच वो गया। नाम नहीं पूछ रहा मैं, ये पूछ रहा हूँ ये एनायन या कैटायन क्या बचा है? न्यूट्रल है, कैटायन। कैटायन है। अगर मैं इसमें अब करंट पास करूं तो ये कहां जाएगा? कैथोड के पास। ये ध्यान रखना। तो हमसे ऐसे पूछा जाता है, क्या आएगी प्रॉब्लम, कि हमारे पास एमिनो एसिड का एसिडिक सॉल्यूशन है, एमिनो एसिड का एसिडिक सॉल्यूशन है, करंट पास करने से व्हाट हैपेंस, तो आपको कहना है इन एसिडिक मीडियम इट फॉर्म कैटायन, और कैटायन गोज टू कैथोड। यस सर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास बेसिक मीडियम है OH, OH क्या कर सकता है इसके अंदर? सोच के बोलो। OH क्या इससे जुड़ सकता है? NH3 से H ले लेगा। NH3 से H ले लेगा, और NH3 से अगर H ले लेगा तो हमारे पास बचा CH3 CH NH2 COO निगेटिव। क्या बचा हमारे पास? एनायन। एनायन। और अब अगर मैं इसमें करंट पास करूं तो ये किधर जाएगा? एनोड। एनोड की तरफ। आगे बात सुन।
यस सर। इसका मतलब बेसिक मीडियम में ज्विटर आयन एनायन बनाता है और एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड, और एसिडिक मीडियम में ज्विटर आयन कैटायन बनाता है और कैटायन गोज टू कैथोड। अब अगर मैं इसी में ही करंट पास करता जो ये ज्विटर आयन था, तब क्या होता? ये कहाँ तब सर जाएगा? कहीं कहीं भी नहीं जाता। ये बीच में रुक जाएगा। ये इसके अंदर निगेटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट को एनोड खींचेगा। भाई ये मान लीजिए मार्कर है, इसके ऊपर यहाँ निगेटिव है, निगेटिव को एनोड खींच रहा है, यहाँ पॉजिटिव है, ये कैथोड खींच रहा है, तो ये बीच में रुक जाएगा क्योंकि ये टूटेगा तो है नहीं, ये बीच में रुक जाएगा। और जब ये रुक जाता है, इसका मोमेंट्स नहीं होता, उस पीएच को हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसी पीएच जिस पर एक ऐसी पीएच जिस पर कोई एमिनो एसिड मूवमेंट्स ना करे, उस पीएच को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ये ध्यान, क्योंकि चलिए म्यूट हो जाइए आप थोड़ी। हाँ भाई देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना सभी बच्चे सही तरीके से। देखो फिर यहां मैं कंडीशन समझा रहा हूं, सुनिए। देखिए, हमने एमिनो एसिड को वाटर में डिजोल्व किया, एसिड ने HN रिलीज किया और NH2 ने HN एक्सेप्ट किया, एक डाइपोलर आयन बना। इस डाइपोलर आयन को ज्विटर आयन कहते हैं। अब इस ज्विटर आयन में अगर हम एसिड मिला दें, यानी कि इस एसिडिक मीडियम में लेते हैं, तो ये कैटायन बनाता है और कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड करंट पास करने पर। और अगर हम बेसिक मीडियम लेते हैं तो ये एनायन बनाता है, एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड, एनायन एनोड पर। तो इसका मतलब यहां क्या देखा हमने देखा अगर सॉल्यूशन की pH 7 से नीचे ले आते हैं, यानी कि वो एसिडिक मीडियम में चला जाता है, तो उसका मूवमेंट्स कैथोड की तरफ शुरू हो जाता है। और अगर pH बेसिक होती है, यानी कि 7 से ज्यादा होती है, तो उसका मूवमेंट्स एनोड की तरफ होता है। इसका मतलब बीच में कोई ना कोई एक ऐसी पीएच होगी जिस पर वो मूवमेंट्स नहीं करेगा, और जिस पीएच पर उसका मूवमेंट्स रुक जाता है, उसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनिए जरा। एमिनो एसिड को अगर हम एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो कैथोड की तरफ चलता है, क्योंकि वो कैटायन बनाता है। अगर एमिनो एसिड को हम बेसिक मीडियम में लेते हैं तो वो एनायन बनाता है, एनोड की तरफ चलता है। तो इसका मतलब हमें पता है कि एसिडिक कब होता है, जब pH 7 से कम होती है, जब pH 7 से ज्यादा होती है तो बेसिक होता है। तो इसका मतलब जब उसकी pH हम बदलते हैं सॉल्यूशन की, एमिनो एसिड की, तो उससे उसके मूवमेंट्स पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि उसका मूवमेंट्स की डायरेक्शन बदल जाती है। जब वो कैथोड की तरफ जाता है एक मीडियम में, तो दूसरे में वो एनोड की तरफ जाता है। तो इसका मतलब बीच में कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू, ऐसी पीएच होगी, ऐसी कंसंट्रेशन होगी जब जाकर वो मूवमेंट्स नहीं करेगा। उस कंडीशन को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कॉम्पिटिटिव में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बोर्ड में नहीं आता। बोर्ड में नहीं आएगा, याद नहीं करना, लेकिन बाकी सब आएगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आउट ऑफ कोर्स है, याद रखना नहीं आएगा, बाकी सब आएगा जो मैंने आपको बताया। तो अभी सुन लीजिए, एमिनो एसिड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई क्यों हैं? क्योंकि वो H बॉन्ड बनाता है। ये एमिनो एसिड सोल्ट की तरीके से क्यों बिहेव करते हैं? क्योंकि उसमें एसिड और बेस दोनों ग्रुप है। एक्वस सॉल्यूशन में व्हाट हैपेंस इन एक्वस सॉल्यूशन में ज्विटर आयन बनाता है, और ज्विटर आयन को अगर एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो इट मूव टुवर्ड्स कैथोड, और अगर बेसिक मीडियम में लेते हैं इट मूव टुवर्ड्स एनोड। तो ये आपको आना है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपके कोर्स में नहीं, तो कॉम्पिटिटिव वाले आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और पढ़ लेना, बाकी कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है, ये ध्यान देना। हर एमिनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग होता है। ग्लाइसिन एलानिन का 6.3 या 6.4 के नियर होता है। अगर कोई एसिडिक एमिनो एसिड है जिसमें एसिड ग्रुप ज्यादा है, उसका अलग होता है, जिसमें बेसिक ग्रुप ज्यादा होते हैं उसका अलग होता है। न्यूट्रल का 7 के नियर होता है, न्यूट्रल वालों का, क्योंकि अभी हमने एमिनो एसिड भी 3 टाइप के पढ़े, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। जो न्यूट्रल होते हैं उनका 6 और 7 के बीच में होता है, और जिन जो वैसे होते हैं क्या कहते हैं,
एसिडिक उनका अलग होता है और जो बेसिक होते हैं उनका अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस पर, इस वजह से कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, फिर भी पता होनी चाहिए। बोलिए भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट हो इसमें? किसी बच्चे को कोई डाउट हो? नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रोटीन पर। तो अब तक क्या पढ़ रहे थे? एमिनो एसिड। प्रोटीन नहीं था, ये एमिनो एसिड क्या था? अब एमिनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाएंगे। चलिए सुनते हैं। हाँ भाई सुनिए जरा। तो मैं बात कर रहा था अभी आपको कि प्रोटीन क्या है। आप प्रोटीन पे आते हैं। प्रोटीन इज ए पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड पूरी डिटेल पढ़ ली हमने। अल्फा एमिनो एसिड क्या है, उनको अल्फा बीटा गामा क्यों कहा वो पढ़ा, उसका नेम क्या यूज करते हैं, कॉमन करते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ा। 20 एमिनो एसिड हैं, कुछ बॉडी में बनते हैं कुछ नहीं बनते, वो हमने पढ़ा। एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कुछ भी हो सकते हैं, इनके ये सोल्ट के तरीके से भी बिहेव करते हैं क्योंकि एसिड और बेस दोनों ग्रुप है। अब हम शुरू करते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन को समझने से पहले, क्योंकि प्रोटीन इज ए पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड को आपस में जोड़कर प्रोटीन बनाना है, क्योंकि पॉलीमर का मतलब है जिसमें ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन ईच अदर, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसे पॉलीमर कहते हैं। इसका मतलब प्रोटीन में बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे। अब क्योंकि बहुत सारे एमिनो एसिड को आपस में जुड़ना है, तो वो कैसे जुड़ते हैं तो सुनिए जरा। एक एमिनो एसिड लिख रहा हूं मैं, ये CHRNH2 इधर लिख रहा हूं, दूसरा इधर लिख रहा हूं। अब क्योंकि ग्रुप जोड़ने हैं, ये एक एमिनो एसिड है, अब दूसरा एमिनो एसिड लिखते हैं इसके सामने। और जब ये जुड़ते हैं तो ये कैसे जुड़ते हैं, इनका जुड़ने का कॉन्सेप्ट है एसिड का OH और एमिनो का H हट जाता है, वाटर हट जाता है, और क्या बनता है बोलो? यहां से OH और यहां से H हटा, यहां से OH और यहां से H हटा, वाटर एलिमिनेट हुआ, क्या बना? बना NH2CHR, यहां CO बचा और यहां NH बचा, CHR COOH, ये प्रोडक्ट बना। इस प्रोडक्ट में ये जो लिंकेज आता है CONH, इस लिंकेज का नाम होता है पेप्टाइड लिंकेज। इसको हम क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। 100% मैंने बताया इसमें। प्रोटीन सीख लीजिए, 100% 2 या 3 मार्क्स तो इसी से आएंगे। प्रोटीन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। इस लिंकेज का नाम है पेप्टाइड लिंकेज। तो आपको आएगा राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज पर शॉर्ट नोट्स लिखिए। हाँ भाई, पेप्टाइड बॉन्ड पर शॉर्ट नोट्स। तो इट इज एन एमाइड लिंकेज। एमाइड तो है, CONH2 एमाइड होता है, CONH2 एमाइड होता है, तो ये एमाइड लिंकेज है क्योंकि H हटकर। तो हमें बस पेपर में लिखना है CONH लिंकेज, इट मींस एमाइड लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। एमाइड लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, ये आपको लिख के आना है। एमाइड लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, ये लिख के आना है बस आपको। एमाइड लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। बोलिए कोई प्रॉब्लम? आ गया समझ में? अच्छा, तो जब कभी एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो एमाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट को अगर 2 एमिनो एसिड से बना है, ये 2 हैं, तो इस पूरे प्रोडक्ट को नाम देते हैं डाइपेप्टाइड। इस प्रोडक्ट का नाम है डाइपेप्टाइड। देखो, इस लिंकेज का नाम है पेप्टाइड लिंकेज और इस प्रोडक्ट का नाम है
डाइपेप्टाइड एक ऐसा प्रोडक्ट जो 2 एमिनो एसिड के मिलने से बना है, उसे डाइपेप्टाइड कहते हैं। अगर 3 से बन जाता, 3 से कैसे बनता, कुछ ऐसे बनता भैया। देखो, एक एमिनो एसिड का OH हटा दिया, ऐसे फिर दूसरे का OH, फिर NH आ गया। आप देख सकते हो इस प्रोडक्ट को बनाने में 3 एमिनो एसिड यूज हुए, इसे कहते हैं ट्राइपेप्टाइड। इसको नाम देते हैं ट्राइपेप्टाइड, क्योंकि 3 एमिनो एसिड से बना। अगर 4 से बनता टेट्रापेप्टाइड, 5 से बनता पेंटापेप्टाइड, 6 से बनता हेक्सापेप्टाइड, 7 से हेप्टा, फिर 8 से ओक्टा, 9 से नोना पेप्टाइड, 10 से बनता पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड आपको याद रखना है। दूसरी टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीपेप्टाइड। एक तो मैंने बताया पेप्टाइड लिंकेज, इट इज एन एमाइड लिंकेज। एमाइड लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। फिर बात आती है पॉलीपेप्टाइड। अगर 10 से ज्यादा एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाएं, मोर देन 10 से ज्यादा एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाएं, उस प्रोडक्ट को हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अगर 10 से ज्यादा एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाएं, उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज ए, हाँ भाई, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज ए पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल। और मैंने क्या कहा, जब 10 से ज्यादा अमीनो एसिड जुड़ जाएं उसे पॉलीपेप्टाइड। तो देखिए, प्रोटीन एक पॉलीमर्स है जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, और 10 से ज्यादा जुड़ जाएं तो पॉलीपेप्टाइड। इसका मतलब प्रोटीन इज ए पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड एक ही होते हैं, ये याद रखना। क्योंकि अब मैं आगे हमेशा जब तक प्रोटीन पढ़ाऊंगा आपको पॉलीपेप्टाइड वर्ड यूज करूंगा। दोबारा से सुनिए, देखो, जब 2 एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे उसको नाम देंगे हम डाइपेप्टाइड। 3 एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे ट्राइपेप्टाइड, 4 जुड़ेंगे टेट्रापेप्टाइड, पेंटा, हेक्सा। अगर 10 से ज्यादा जुड़ जाए, 10 और मोर देन 10, तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। 10 से ज्यादा एमिनो एसिड जुड़ जाए तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ये आपको याद रखना है। 10 से ज्यादा एमिनो एसिड जुड़ने पर पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और प्रोटीन इज ए पॉलीमर्स ऑफ, प्रोटीन इज ए पॉलीमर्स ऑफ, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज ए पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तो पॉलीमर में बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन दोनों सेम ही है। ये आपको याद रखना। तो बताइए, अब मैं जब भी प्रोटीन पढ़ाऊंगा, क्योंकि कल मैं प्रोटीन खत्म कर दूंगा, मैं सिर्फ आपको बार बार एक ही चीज कहूंगा कि प्रोटीन की जगह पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड एक ही है, ये ध्यान देना। क्योंकि 10 से ज्यादा एमिनो एसिड जुड़ जाए पॉलीपेप्टाइड, और प्रोटीन में पॉलीमर्स है, बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं। तो आज का जो लर्निंग पॉइंट है, सुन लीजिए दोबारा से, क्या आपको याद करना है। पहला पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए, पहला पॉइंट है जो हमें बहुत अच्छी तरीके से याद हो, प्रोटीन की डिफाइन। दूसरा, ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड्स, ग्लाइसिन, ये ध्यान रखना। इसके बाद इसेंशियल नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड विद एग्जांपल। इसके बाद ज्विटर आयंस, उसके बाद पेप्टाइड लिंकेज, और उसके बाद पॉलीपेप्टाइड। ये हमें बहुत अच्छा याद होना चाहिए। किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ भाई, बोलिए, क्या पूछ रही हो? सो इसका मतलब 10 अमीनो एसिड्स होने चाहिए किसी प्रोटीन में, उससे कम वाला प्रोटीन नहीं होता। नहीं, उससे कम प्रोटीन जो होगी मिनिमम बहुत ज्यादा 10 होती है उसमें। जैसे इंसुलिन वगैरह है, शायद 51 के करीब है उसमें, मेरे ऐसे ही Yes. ध्यान आ रहा है। तो वो कंडीशन है कि कम से कम 10 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी प्रोटीन है वे सब पॉलीमर हैं, और पॉलीमर में लार्ज नंबर होते हैं। यस सो और ये पूछना था सर कि मतलब ये जो आपने बताया पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो इसकी खासियत क्या है कि अल्फा एमिनो एसिड्स में ज्यादा स्टेबिलिटी है, कुछ
ऐसा हिसाब है ना कुछ, मतलब जिससे लाइफ फॉर्म अल्फा अमीनो एसिड्स पे बेस्ड है? नहीं, वो देखो उसमें फिर आप किसी और पॉइंट को पूछ रहे हो। मैं यहाँ ये सिर्फ ये बता सकता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह या ब्रेकिंग कैसे हुई, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में कि अब लाइफ के लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेस्ट है, कौन सी प्रोटीन ज़्यादा सही, उतनी ज़्यादा यहाँ नहीं है। मतलब बेटा और गामा वगैरह का ज्यादा स्टेबल नहीं होते होंगे, है ना? वे बीच में हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर पार्ट है, वो वाटर में आसानी से नहीं मिल पाते, वो सब चीज़ें फिर अलग कॉन्सेप्ट पे चली जाएंगी। ओके सर। हमें So, जो है, जो मैंने यहाँ तक पढ़ा, कल आपको प्रोटीन के बारे में और जो क्लासिफिकेशन वगैरह वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये एसेंशियल नॉन एसेंशियल याद करने की कौन से एसेंशियल है कौन से नहीं, नहीं? वो सिर्फ दो एग्जांपल पूछते हैं, आपसे पूछेंगे ना कि खुद देंगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ भाई हर्षित। सर ज्वेटर आयन नहीं समझ में आया। जिसमें दो चार्ज एक साथ हो, प्लस माइनस एक साथ हो, ऐसे आयंस को ज्यूपिटर आयन कहते हैं। वो प्लस माइनस कहाँ से आया? ये जो एसिड ग्रुप होता है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये वाटर में एच आयन देता है, ये वाटर में एच आयन देगा, तो इसने एच आयन दे दिया तो ये निगेटिव बचा, और ये अमीनो ग्रुप एच आयन लेता है तो ये NH3 पॉजिटिव बनाता है, तो यहाँ निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, इस वजह से इसे ज्यूपिटर आयन कहते हैं। डाइपोलर आयन ऐसा आयन जिसमें दो पोल हो, पॉजिटिव निगेटिव परमानेंट हो, उस बेस पर। ठीक है सर। हाँ वरदान कर। सर चैप्टर 10 का एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो क्या है? सर कन्वर्जन है इथेनॉल टू ब्यूटानाइन। तो ये रोज कल भी करा रहा हूं मैं, जो बुक में या आपको टीचर कह रहे हैं वो मत कीजिए, आप सिर्फ 2 स्टेप में उसे फाइनल कर दीजिए बस। 2 स्टेप में कैसे? सुनिए भाई जरा।